अब आइए खबरों की ओर आगे बढ़े। देखिए 22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के लिए सभी दलों की बैठक जारी है और ये बैठक संसद के एनेक्सी भवन में इस वक्त चल रही है। बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने पर सहमति बनेगी और 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर, संसद सत्र पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संसद के एनेक्सी भवन में ये मीटिंग चल रही है। देखिए बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर, संचालित करने पर सहमति बनेगी और 23 जुलाई की तारीख है जब आम बजट देश के सामने आएगा, पेश होगा। और मेरे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ चुके हैं इस पर और जानकारियों के साथ। नीरज, ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और क्या डिटेल्स हैं? संसद का ये पूरा मॉनसून सत्र किस तरीके से संचालित हो, इसी पर सहमति बनेगी? देखिए, सर्वदलीय बैठक का पर्पज ही यही होता है कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए और इसमें सभी दलों की आम सहमति हो, यानी कि मुद्दों पर चर्चा हो, जो विषय रखे जाएं उस पर बहस हो और एक सही निष्कर्ष निकले ताकि देश का भला हो सके। इस संसद का यही पर्पज है। लेकिन दीपा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला सत्र यानी स्पेशल सत्र पिछला हम लोगों ने देखा, जिसमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था सभी सांसदों का, उस सत्र के दौरान हमने देखा बहुत सारे हंगामे हुए, बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने दिखाई पड़े। तो ये चूंकि मोदी सरकार 3 का ये पहला बजट सेशन है, तो इसमें बजट भी पेश होगा। बजट कैसा रहता है, देश के हित में रहता है या विपक्ष उसमें कमियां निकालता है, तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सत्र भी इस बार हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष का जो मूड है वो कहीं से भी सरकार को छोड़ने का नहीं है, यानी कि सरकार की हर छोटी बड़ी बात पे सवाल खड़े करने का है, नुस्ख निकालने का है। और ये इसका जो नज़ारा है हम पिछले सेशन में देख चुके। तो भले ही ये सर्वदलीय बैठक हो रही है, सरकार का प्रयास होता है कि सभी दलों के साथ बातचीत करें और बातचीत करके उनको ये इस बात के लिए तैयार किया जाए कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसमें सब लोगों की आम सहमति बने और मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बजट सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा शांति रहने वाली है, क्योंकि बजट सेशन में बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं और उस दौरान निश्चित रूप में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज इस अहम जानकारी के लिए। देखिए अब हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष वैसे भी हमलावर है और संसद का ये सत्र जब संचालित होगा, जब शुरू होगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर सदन के भीतर हंगामा होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फरमान का असर दिखने लगा है। कांवड़ रूट पर जो दुकानें, ढाबे, होटल और ठेले हैं, उन्होंने अपनी पहचान लिख दी है। अधिकतर होटलों, ढाबों पर नाम और पहचान लिखी हुई अब दिखाई भी दे रही है और हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अलग अलग दल इसको लेकर लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। विपक्ष हमलावर इस सरकार पर। योगी सरकार के आदेश का असर दिख रहा है। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत और अलग अलग जगहों पर दुकानों, ढाबों, होटलों में नेम प्लेट लगे हुए नजर आ रहे हैं। गोभी बेचनी है तो पहले नाम चस्पा करना पड़ेगा, गुलजार सब्जी वाले। और भैया दुकानदारी गुलजार चल रही है? जी 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 जी। ये नाम लगाने के बाद तो और गुलजार हो गई होगी? हाँ जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है आपका? नाम गुलजारी है सर, गुलजारी लिख रखा। आप ही की दुकान? हाँ जी सर। ये बताओ, आप ये कब से लगाने लगे? ये सर हमने तो कल से लगाया। कोई आदेश आया था क्या? आदेश किसी का नहीं आया। एक हमारा बंदा आया था, कल लगा जी चालान काटेंगे, आप पहले ही से नाम लिख कर लगा दो, इसलिए लगा सर। क्या लग रहा है ये नाम वाम लगाने का क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं सर, कावड़ की वजह से है। कावड़ चली जाएगी, हटा देंगे और क्या है जी। तो ऐसा क्या हो रहा है? गुलजार साहब को ये नाम चस्पा करना पड़ता है? नहीं, ठीक कर रखा जी। जब ऑर्डर हो गया तो बस सही करा। तो ये ऑर्डर क्यों? सरकार की मर्जी करेगी, जैसा करेगी, हम तो उसी में खुश हैं। अरे आपके नेताजी लोग कह रहे हैं भैया ये धर्म के नाम पे बांटने की बात। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए, तो और बढ़िया हो रहा हमारे लिए। तो 15 दिन बांट लो उसके बाद। हाँ जी, ये तो बढ़िया हो रहा जी हमारे हिसाब से। तो इधर आइए, क्या कह रहे थे? 15 दिन उसके बाद। क्या नाम है आपका? आरिफ। हाँ, तो 15 दिन, फिर कहेंगे कि 1 महीने का ऑर्डर, फिर कहेंगे 365 दिन चिपकाओ। चलो चिपकाएंगे, चिपकाएंगे। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। 27 भी आएगा, 27 भी आएगा, 27 नहीं आने का। 27 नहीं आने का हाँ। मतलब? आप ही देखो, मतलब तो आप मुझसे आधा जानते हो। मतलब आप आज तो 20 तारीख की है। नहीं, 27 आएगा, 27 सन। अच्छा 27, 1927 जी। क्या होगा उसमें? जो अभी हुआ है
तो देखिए, कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। मेरठ में कांवड़ियों के जत्थे नजर आ रहे हैं और ये वो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो 101 लीटर, 51 लीटर, 151 लीटर गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बोल बम बम के जयकारों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कांवड़ मार्ग से जायजा लिया है हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ने। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और बोल बम बम के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो टोलियों में शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नजारा है मेरठ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का कि देखिए शिव भक्त कांवड़िए किस तरीके से बम बम भोले का जयकार करते हुए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भक्ति भोले की भी हो रही है और देशभक्ति भी हो रही है, चूंकि देखिए जो तिरंगा है वो तिरंगा लेकर भी जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो शिवालयों की तरफ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तक पहुंच जाएंगे हम जी 1 तारीख तक पहुंचेंगे, 2 तारीख का चला है। अच्छा, 2 तारीख तक। हाँ जी। तो पूरे सब लोग एक साथ साथी पूरे आसपास के? हाँ जी, सब साथ एक साथ ही रहते हैं। ये कहीं और के भैया, हमारी कांवर वो है, हम सिकंदराबाद के हैं। ऐसे ही सब कांवरिया एक ही रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, पर जो भोले का नाम ले देता है सब भोले हो जाते हैं। कोई जात बिरादरी नहीं है उसमें, सब चीज कोई जाति कोई धर्म नहीं, उसमें एक ही नाम है भोले बस। भोले, किसी से पूछा भी नहीं? कुछ नहीं पूछा जाता, बस उसे भोले बस, और कुछ नहीं। अच्छा, भोले बोले जा। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी देख रहे होंगे जैसे आप आ रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ से बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो कांवड़ मार्ग पे जितने भी होटल ढाबे खोमचे हैं आपको अपने बोर्ड लगाने जरूरी होंगे। आपने भी देखा, किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा जी देखो, बोर्ड तो होना चाहिए। अब मेरा नाम है अतुल, तो अतुल रहना चाहिए। मैं कोई और से नाम रख लूँ, कोई क्या फायदा उससे? नाम तो होना चाहिए उस पर। अब किसी भी होटल में थोड़ी बैठ जाएंगे हम, अपने हिंदू के होटल में जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? उसमें सेफ्टी मिलती है हमें, उसमें और हमारा विश्वास रहता है जिसमें लहसुन प्याज नहीं रहता और कुछ मांस वगैरह कुछ नहीं होते, किसी मांस वगैरह के बर्तन नहीं होते। अब जैसे हम किसी मुसलमानों के ढाबे में रुक जाएंगे तो उनमें क्या, हमें क्या पता इससे पहले उनमें मांस मदिरा कुछ मिला के उस बर्तन में यूज होता हो फिर हमें खिलाया जा रहा हो। तो हमें हिंदू में कुछ वैष्णव ढाबे होते हैं, उनमें शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, तो ये हमारे लिए उचित रहता है, जिससे हमारा जल को भी कोई नुकसान नहीं होता, ना हमें नुकसान होता। कितने लीटर जल लेके देख रहा हूँ कि 1 2 3 कलश है और 6 कलश हो गए। कितने लीटर जल? 101 लीटर जल है, वेट 120 से ऊपर जा रहा। अच्छा, हाँ जी। मन्नत मांगी थी कि 101 लीटर गंगा जल चढ़ाऊंगा भोलेनाथ को। हाँ जी, अपने जो हमारी डेडिकेट जो है इसे हम देना चाह रहे हैं। जो अपने देश के सेना के जितने भी जवान है शहीद हुए हैं, अपनी देश के नाम है जी सब कुछ बस। अच्छा, देश के नाम है कांवड़? हाँ जी, देश के नाम है। अच्छा, जो कांवड़िए जो बता रहे हैं कि जो आपका ग्रुप है कांवड़ियों का, कि जो सेना के शहीद हैं उनके लिए कांवड़ लाए? हाँ जी, उनके लिए ये 101? हाँ जी, 101। वो हमारे देश के लिए जाट मर रहे 45 माइनस में, तो हम उनके इतना तो कर ही सके। कुछ लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये गलत है, लोगों को बांटने की बात है। कांवड़ में तो ऐसा कुछ बांटने की बात हम नहीं मानते। देखो मेरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है मुसलमान, हम अभी मुजफ्फरनगर पार करके हम मुसलमान की दुकान में सोए थे, उसने हमारी अच्छी सेवा करी थी, बहुत अच्छी सेवा करी, पर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं वे चाहते हैं कि इनका ईमान भ्रष्ट हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पर एक बार फिर से उंगलियां उठी हैं। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर मामले को लेकर हंगामा अभी थमा भी नहीं है कि इसी बीच यूपीएससी के एक और अन्य कैंडिडेट का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले दिव्यांग कैंडिडेट कार्तिक कंसल से जुड़ा अजब मामला सामने आ गया है। आपको जानकारी हम दें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे कार्तिक कंसल ने 4 बार यूपीएससी परीक्षा की और पास की, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन्हें किसी सरकारी सर्विस में शामिल नहीं किया गया है। 2019 में उनकी रैंक 813 थी, जो 2021 में 271 हो गई और इसके बाद 2022 में 784 और 2023 में 829 थी, लेकिन उन्हें सेवा आवंटित नहीं की गई। और जबकि 2021 के नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएससी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भारतीय राजस्व सेवा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सेवा शर्तों में शामिल किया था। कार्तिक फिलहाल कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपना केस लड़ रहे हैं। मैं पूजा खेड़कर या किसी भी ऐसे आदमी के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता कि वो ऐसा क्यों करते हैं और क्या नहीं है, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि ऐसा करने वालों को देख के इट इज़ रियली डिसहार्टनिंग और दुख तो होता है। मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 और 2021 में सर्विस अलॉटमेंट नहीं हुआ था और इसका रीज़न जब मैंने पता लगाया तो मुझे बताया गया कि फिजिकल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल क्लासिफिकेशन 2 चीज़ें होती हैं।
जो फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी यू हैव टू मीट ताकि आपको सर्विस अलॉट हो पाए। और मेरे केस में आई वॉज इन्फॉर्म दैट कि आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल क्लासिफिकेशन आपकी रैंक के हिसाब से मिलने वाली सर्विस से मैच नहीं करता था, इसलिए आपको सर्विस अलॉट नहीं की। अपनी डिसेबिलिटी के साथ प्रिपेयर करना थोड़ा तो मुश्किल था, तो इसमें क्या होता है कि आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो इसीलिए मुझे डबल प्रैक्टिस करनी पड़ी फॉर कंप्लीटिंग द मेंस पेपर। हालांकि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हम लोगों को, मगर उसके बाद भी मेरी मसल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो उसे स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे डबल प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। 271 रैंक आने के बाद भी जब मुझे सर्विस एलोकेट नहीं हुआ था, तो ये काफ़ी मेंटली चैलेंजिंग तो था। आई मीन सोसाइटी में हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को बहुत हाई माना जाता है, और जब मेरी रैंक आई तो उसके बाद सर्विस नहीं मिली, तो हर कोई मुझसे सवाल करता था कि आपको तो रैंक आई थी, आपकी सर्विस क्यों नहीं मिली। तो हाँ, इस तरह के सवाल को टैकल करना बहुत ही चैलेंजिंग था मेंटली भी। और इस बीच कार्तिक कंसल के समर्थन में कई पूर्व नौकरशाहों ने भी अपनी आवाज उठाई है। उन्हीं में से एक है 1985 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि कार्तिक कंसल पूरी तरीके से पात्र हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व सचिव गृह मंत्रालय संजीव गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। संजीव जी, ये उसने बड़ी मेहनत करी, 14 साल की उम्र से एक्सरसाइजेस कर करके जैसे तैसे लिखना सीखा। उसको बहुत ज़रूरी ये समझता था कि कुछ भी अपने आप को ट्रेन किया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद। इतने संघर्ष के बाद अगर उसको इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए कंसीडर नहीं किया गया तो घोर अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है उसके साथ। एज एन एक्सपर्ट हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा घोर अन्याय हुआ है, बड़ी घोर लापरवाही हुई है, क्या ये बता सकते हैं, दर्शकों को समझा सकते हैं कि क्या सिस्टम की ये लापरवाही है, क्या सिस्टम ने कार्तिक के साथ गलत किया, अन्याय किया और उसको ठीक किए जाने की जरूरत? देखिए, सिस्टम के हम भी भाग रहे हैं। सिस्टम एक व्यक्ति का नहीं होता, अलग अलग लोगों का होता है। किसी भी विभाग में, जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ले लीजिए, वहाँ पर अलग अलग स्तरों पर इसकी जांच होती है। मुझे हैरानी इस बात की है, अलग अलग स्तरों पर जांच होने के बावजूद कैसे ये गलती रह गई, उसके बावजूद। एक तरफ पूजा खेड़कर और एक तरफ कार्तिक कंसल, एक योग्य है यूपीएससी, उसने सही तरीके से सही मायनों में मेहनत करके पास करी, उसके सर्टिफिकेट सब सारे पूरे हैं, उसकी डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट सारे जो है वो सच्चे हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी सर्विस के अलॉटमेंट का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ पूजा खेड़कर, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उनकी वजह से वो वहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अन्यथा पूजा खेड़कर का केस किसी तरह से स्वीकार नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, आप ये देखिए, 271 रैंक पे तो कोई ना कोई सर्विस वैसे ही मिलनी चाहिए थी, डिसेबिलिटी और नॉन डिसेबिलिटी। आप सबको पता है 600, 700, 800 सीटें होती हैं। आप एक बार को डिसेबिलिटी किनारे रख दीजिए, तब भी 271 रैंक पे उसको इनकम टैक्स और कस्टम्स वैसे ही मिल रहा था। कार्तिक को क्या अभी भी पोस्टिंग मिल सकती है, और अगर हाँ तो फिर और कितना लंबा इंतजार कार्तिक को अपने करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल से वो कार्तिक जो है वो इंतजार ही कर रहे हैं अपने सर्विस के अलॉटमेंट। मैं बहुत आशावादी इंसान हमेशा रहा हूँ, और मुझे लगता है इस संघर्ष में उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर कार्मिक मंत्रालय इसको सीधे तौर पे अपनी तरफ से ही इसको राहत दे दे, बजाय इसके कैट इत्यादि के निर्णय के बाद। देश में जारी और देखिए मिल रही है, उत्तराखंड में यूसीसी पर कल बड़ी बैठक होगी। 17 डिपार्टमेंट के सचिव निदेशक को मौजूद रहना होगा। यूसीसी की रूल्स कमेटी के मेंबर भी इसमें मौजूद रहेंगे। यूसीसी को जल्द लागू करने के लिए मंथन होगा और उत्तराखंड में हलचल तेज है। शादी के अनिवार्य पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पर चर्चा होनी है। उत्तराखंड में यूसीसी पर कल बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। 17 विभागों के सचिव निदेशक मौजूद रहेंगे। यूसीसी के रूल कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहेंगे। सलाह मशवरा और जल्द से जल्द लागू करने की कवायद, इस पर मंथन होना है। शादी के अनिवार्य पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन को रूल बनाया जाएगा, करना ही करना है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, बताएं इस मीटिंग के रिगार्डिंग और क्या क्या जानकारी निकल के आ रही है।
बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। उत्तराखंड में यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर के मीटिंग है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यूसीसी के क्रियान्वयन किया जाए। इसीलिए जो रूल्स कमेटी है उत्तराखंड की सरकार यूसीसी की रूल्स कमेटी की भी यहाँ बैठक होने जा रही है और 17 विभागों के सचिवों और निदेशकों को इसीलिए बुलाया गया है कि अलग अलग विभागों से जुड़े जो यूसीसी से जुड़े हुए मामले हैं उनको एड्रेस किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह कि 25 लाख परिवार हैं उत्तराखंड में जहाँ पर शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का मसला भी पेंडिंग है। इन सारे मुद्दों को लेकर के होगी और क्रक्स यही है कि बहुत तेजी के साथ यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर शुरू होगा। बिल्कुल अभिषेक, लग रहा है कि सावन का महीना चुना गया है और जल्द से जल्द इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। फिलहाल क्या अपडेट आती है इसके लिए निगाहें हम बना के रखेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के चीन कनेक्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या चीन ने हिंडनबर्ग के जरिए अडानी समूह को टारगेट किया और क्या चीन इसके पीछे चीन की बड़ी राजनीतिक ताकत काम कर रही है। ये तमाम सवाल सबके जहन में है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के चीन कनेक्शन को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब कहानी ये सामने आ रही है कि चीन ने एक बड़ी साजिश के तहत हिंडनबर्ग के जरिए अदानी समूह को टारगेट किया। वरिष्ठ वकील और सांसद महेश जेठमलानी का तो ये भी आरोप है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए चीन ने अदानी समूह से बदला लिया। हाइफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट के हाथ से निकलने के बाद चीन अदानी समूह से खार खाए बैठा था और इसलिए चीन ने अदानी समूह को बड़ी चोट पहुंचाने के लिए गहरी साजिश रची और इसके लिए हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट बनाई गई। महेश जेठमलानी ने चीन की इस साजिश को लेकर प्रभावशाली राजनेताओं पर भी निशाना साधा। अब जब ये बात सामने आ चुकी है कि अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की साजिश के पीछे चीन का हाथ है, तो भारत सरकार को उन लोगों के साथ चीन के कनेक्शन की जांच करनी चाहिए जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले और बाद में क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर हंगामा किया था। इस महीने महेश जेठमलानी आरोप लगा चुके हैं कि चीन की एक लॉबिस्ट ने अदानी स्टॉक को शॉर्ट सेल करके भारी मुनाफा कमाया। जेठमलानी ने मार्क किंगटन की पत्नी एनला चैंग को साजिश का सूत्रधार बताया है, जिसे चीन का जासूस तक कहा जा रहा है। पैसे आए उस फंड से मार्क एंड एनला और वो पैसे फिर उससे पोजीशंस लिए गए अदानी के स्टॉक में। हिंडनबर्ग का जो भूमिका था वो सिर्फ ये था कि वो एक रिसर्च अदानी ग्रुप पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे, उनके पूरे वर्किंग्स का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करे। जो इन लोग ने रिलीज किया था ट्रेडिंग पोजीशंस लेने के बाद, वो बड़ा महत्वपूर्ण। जाहिर है हिंडनबर्ग के चीन कनेक्शन का रहस्य अगर खुलता है तो और भी नए खुलासे हो सकते हैं। हिंडनबर्ग मामले में 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पहले फैसले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच से इनकार कर दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।